हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 1, ये पार्ट 1 की वीडियो है। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो भी हम बनाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इससे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। उनमें हमने क्या देखा था, मैटर, और सेकंड चैप्टर था प्योर मैटर। और हमने क्या देखा, जो मैटर है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। और आज के चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या है ये चैप्टर, एक दूसरे से एक साथ इंटरकनेक्टेड है कि पहले हमने एटम मैटर देखा और उसका जो सबसे छोटा पार्ट था वो एटम था, ठीक है जी। तो आज का देखते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट, कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट की क्या है, सबसे छोटा पार्ट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी कह लो या स्मॉलेस्ट पार्ट कह लो, वो क्या होता है, एटम होता है। एंड एटम कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई, और जो एटम होता है हम उन्हें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का अगर मैंने एक एटम ले लिया तो ये नहीं है कि उस एटम को तोड़ के उसके अंदर से मैं ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ और को या एलिमेंट निकाल पाऊंगा। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ये किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है। सेकंड देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स में कोई खास फर्क नहीं है। जब सिंगल यूनिट होता है एटम का तो वो एलिमेंट का सिंगल यूनिट एटम सिंगल यूनिट कहलाता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। जब एक सिंगल एटम होगा तो वो एटम ही होगा, जब एक से ज़्यादा एटम कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं देखते हैं। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी होती हैं, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कि एग्जांपल के लिए देखा, मॉलिक्यूल्स जब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होते हैं जब अलग अलग एलिमेंट बनते हैं। अलग अलग एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड का जब जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है जी। एग्जांपल के लिए हमने ले लिया वाटर। वाटर क्या है जी, दो अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके कंबाइन होने पे केमिकली जब ये कंबाइन हुआ तो ये क्या बना, वाटर बना। अब मैंने एक ग्लास में जब वो वाटर लिया तो उसके अंदर जो उसके स्मॉलेस्ट एंटिटी थी, जो स्मॉलेस्ट पार्ट था, तो वो क्या था, वाटर का ही मॉलिक्यूल था। और वाटर का मॉलिक्यूल क्या था, H2O, ठीक है जी। तो ये क्या है, सिंगल एटम नहीं है, ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रखे हैं केमिकली। पर ये अब क्या है, पूरे वाटर में हमें H2O की फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड है। कि कंपाउंड कैसे बना, जब दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हुए, ठीक है जी। एग्जांपल ले ली, एटम कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये हमने अभी पढ़ा कि एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आगे देखते हैं ऑल अबाउट एटम। एटम के बारे में कुछ और पढ़ते हैं कि ये चैप्टर सारा हमारा एटम से रिलेटेड है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कोई उनमें फ़र्क नहीं है कि सिंगल यूनिट एटम कहलाता है, एक से ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और ऑल अबाउट एटम, तो एटम के बारे में देखते हैं। एटम क्या होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा, इनविजिबल, दिखाई न देने वाला, और इंडिविजिबल, जिसे हम आगे डिवाइड ना कर पाए, तोड़ ना पाए, ठीक है जी। क्या होता है, एटम का मैटर का ये पार्ट होता है, ठीक है जी, सबसे छोटा, ना टूटने वाला और ना दिखाई देने वाला पार्ट होता है। शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल, कि एटम की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। जैसे कि हमारी बॉल होती है, 3D के अंदर बॉल होती है जो हमारी, वैसे ये स्फेरिकल शेप होती है। सेंटर पार्ट ऑफ कॉल्ड न्यूक्लियस, जो एटम का सेंटर पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। कि इसकी शेप जो होती है एक बॉल की तरह होती है, और आप मान लीजिए उस बॉल के अंदर एक छोटी सी बॉल और है जो हम सेंटर पार्ट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है जी। पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो हमारी बॉल थी जिसे हमने एटम
अज्यूम किया हुआ है। अब क्या है, इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ आइटम्स के और पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं देखते हैं। सब एटॉमिकल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। उनका क्या नाम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज वैल्यू इज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, कुछ चार्ज होता है उसके ऊपर, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देख लीजिए आप। आगे, प्रोटॉन हैव सेम वैल्यू बट पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, सेम चार्ज होता है बट वो पॉजिटिव होते हैं। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव होता है। थर्ड रह गया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे एटम की कुछ डायग्राम्स। कि एटम्स की इसकी शेप देखी हमने, कैसा दिख रहा है, अंडाकार, स्फेरिकल, एक बॉल की तरह। ठीक है जी। उसके बाद जो इसका सेंटर पार्ट है, न्यूक्लियस, जहाँ पे ये पर्पल कलर के एटम्स, प्रोटॉन्स वगैरह मौजूद है, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो न्यूक्लियस के साइड में अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसे अभी भूल जाओ, अभी आप इसे इसकी शेप देख लीजिए और इसका जो सेंटर पार्ट है उसे क्या है, न्यूक्लियस है। सेकंड डायग्राम में देखा हमने, ये जो ग्रीन कलर के ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेंटर में ब्लू प्रोटॉन्स और ये ऑरेंज कलर के या रेडिश कर लो, रेडिश जो कलर है वो न्यूट्रॉन्स है। ठीक है जी। तो इसके सेंटर में क्या मिले हमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बार वाले, जैसे ये सर्कुलर पाथ बना हुआ है, जैसे हमारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो जिनका पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के अंदर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। आगे देखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे पूरा लिखा नहीं हुआ, वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है जी। कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी ये मास है, कितना कम है, एक 1 को आपने 10⁻27 से डिवाइड कर दिया, कितना छोटा जाके इसकी वैल्यू आएगी। वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9.1 इंटू 10⁻31, ये उससे भी ज़्यादा कम होगा। ठीक है जी। वहाँ पे -27 था, यहाँ पे -31 है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी काफ़ी कम है, दैट इज 10,000 टाइम लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। वही बात आ गई कि ये 10,000 गुना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से कम होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ये हमने देखा था, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पिछले डायग्राम की जो सेंटर में थे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक एंड प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है जी। नाम से ही पता लग गया एटॉमिक नंबर की एटम का कोई नंबर होगा, और मास नंबर उसका कुछ मास का नंबर होगा। तो देखते हैं हम एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, इट इज़ द नंबर, यह एक नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, कि किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है जी। जितने वो होंगे वो ही नंबर एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है जी। ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी मतलब जो हमें गिवन एलिमेंट दिया हुआ है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो दोनों में से किसी का भी नंबर देख लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे वही नंबर एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है जी, इट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, प्रेजेंट इन एटम, रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है जी। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम। सोडियम के
अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? एटॉमिक नंबर क्या हुआ? जितने प्रोटॉन्स होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही नंबर एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो Z = 11, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। तो 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका नंबर क्या हुआ? 11। उसके बाद देखते हैं हम मास नंबर। मास नंबर क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम था, तो जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन्स, तो इनको जब हमने सम किया तो क्या बना? 23। तो इसका मास नंबर कितना हुआ? 23। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एटम, कि एटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, कि उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, तो अगर वो पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव के मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। पर ये एटम जो होते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कम ज़्यादा वाली बात तो हुई नहीं। ठीक है जी। जितने पॉजिटिव चार्ज हुए उतने ही नेगेटिव चार्ज हुए। ठीक है जी। इक्वल एंड इक्वल, एक तो इक्वल है जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, और दूसरे क्या है? अपोजिट है, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव प्लस और माइनस को जब करेंगे तो वो क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो एटम्स के ऊपर क्या हुआ? न्यूट्रल, नो चार्ज, न्यूट्रल्स हुए, नो चार्ज नहीं, न्यूट्रल्स हुए। ठीक है जी। एग्जाम्पल, सोडियम। सोडियम के क्या है? 11 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इक्वल है और अपोजिट है। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या हुआ? कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड एट सेंटर, कि जो सारा का सारा एटम का मास होता है उसे हम कहते हैं कि वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, कि सारा मास सेंटर में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे आएगा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स लोकेटेड एट सेंटर, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं। ठीक है जी। एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसिडरेबल, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और उन्हीं का मास हम कंसिडर करते हैं, सिर्फ उन्हीं का मास हम देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है उसे हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्के हैं। कि ओवरऑल तो एटम ही इतना छोटा होता है जिसे हम देख नहीं पाते, उसके अंदर भी क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का हमने वेट देखा कि कितना कम था, कि 1 को 10⁻27 से डिवाइड किया, और जो इलेक्ट्रॉन्स था उसका तो 31 था, वो उससे भी 10,000 गुना कम था। तो क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ही कंसीडर करते हैं, जो दोनों कहाँ पे होते हैं? सेंटर में होते हैं। और सेंटर में होने की वजह से हम सारा का सारा मास कंसंट्रेट एज्यूम करते हैं कि वो सेंटर में है एटम का सारा मास। आगे देखते हैं ऑर्बिट, शेल एंड देयर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, कि ऑर्बिट और शेल क्या होते हैं। ऑर्बिट तो हमने वैसे देख ही चुके थे कि हमारे पास यहाँ पे एक एटम है, इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के जो साइड में ये रिंग्स बने हुए हैं सर्कुलर फॉर्म में, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि सेंटर में मान लीजिए सन है, उसके आसपास क्या है? हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो क्या है? जिस पाथ के ऊपर घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये क्या है? ऑर्बिट और शेल, इनका नाम दिया गया है। जो न्यूक्लियस के पास सबसे पहला शेल है के शेल, वो कंटिन्यू करता है KLMN, आगे ये सोन चलता रहेगा। ठीक है जी। और उसके पहले ऑर्बिट या पहले शेल को नंबर 1 दिया गया है। ओके जी। अब देखते हैं देयर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर इस पाथ के ऊपर होते हैं, कि वो सेंटर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स साइड में रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक जो ये ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है जी। एक जो ऑर्बिट है वो जिस पाथ पे वो घूम रहा है, तो उस पाथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए क्या है? एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में, 2n²। इसके अंदर 2
कांस्टेंट है n, नंबर ऑफ आपका ऑर्बिट कौन सा है या शेल कौन सा है उसका नंबर और उसका स्क्वायर कर दो। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक कुछ देखते हैं एग्जांपल। जब हमने 1 पुट किया n की जगह तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 तो क्या हुआ 2 ही हमारे पास आया 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि पहले इसके पहले ऑर्बिट के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। तो जो अब सेकंड एल शेल है उसमें क्या आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह जब 3 पुट किया तो कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 4 पुट किया तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इसका चौथा ऑर्बिट है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। अभी हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन्स कि कौन से शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन वो कितने हैं और उनको कैसे हम शो करते हैं, कितने नंबर ऑफ, मान लीजिए कि 21 है या 20 है 15 है 18 है जो भी है, तो वो जो उसके लिखने का स्टाइल है उसे हम जिस फॉर्म में लिख रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम का केमिकल फॉर्मूला Na और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें नंबर तो पता लग गया 11 इलेक्ट्रॉन्स है, पर इन्हें जब हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि पहले ऑर्बिट में कितने शेल इलेक्ट्रॉन्स आए 2, सेकंड में कितने आते हैं 8 और थर्ड में कितना एक रह गया 1। कि पहले की कैपेसिटी कितने की थी 2 की थी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले गए, पीछे 9 बच गए। सेकंड ऑर्बिट की कितनी कैपेसिटी थी 8 तो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट में चले गए, पीछे कितना बचा 1, वो कहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। तो इसे जब हमने लिखा 281 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 281। इस फॉर्म में लिखने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। ठीक है जी। आगे देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। तो अगली डेफिनेशन वैलेंस शेल या ऑर्बिट शेल कह लो, उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट। तो देखते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। कि वैलेंस शेल क्या होता है, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होएगा, कि जो सबसे बाहर वाला शेल होगा या ऑर्बिट होगा उसे हम आउटर मोस्ट कहते हैं। ठीक है जी। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। उसे हम क्या कहेंगे कि किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल है उसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। और उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे पता लगता है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं उससे पता लगता है। ठीक है। जैसे सोडियम का किया तो उसका लास्ट में 1 आया जो आउटर मोस्ट शेल में था, तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हुए 1 हुआ। तो इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कहेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पार्ट 1 की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स हमारे व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना नाम और अपना सिटी का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। उसके बाद सारी वीडियोस हम आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।